नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। उत्तर प्रदेश का चुनाव आधा लगभग निपट चुका है और अब 41 सीटों पर चुनाव होना है और 20 तारीख को यानी कि 20 मई को 14 सीटों पर मतदान होना। और ये वो सीटें हैं 14 जो बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी होते हुए बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेगा आप चुनाव। तो ये जो 14 सीटें हैं इस पर बातचीत करेंगे और पूर्वांचल पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव इस तरफ आया वैसे ही पूर्वांचल पर फोकस सभी दलों का बढ़ गया है, खास तौर पर इंडिया अलायंस का। आज नरेंद्र मोदी 4 रैलियां संबोधित कर रहे हैं और वो सारी रैलियां जो है वो पूर्वांचल के ही इलाकों में है, पूरा फोकस वहीं है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजधानी लखनऊ में ही। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को बता रहे थे, दलित आइडेंटिटी को फोकस रखते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे। साथ में जब वो 10 किलो फ्री राशन का जिक्र करते हैं तो उनको ये पता रहता है कि जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो उत्तर प्रदेश में कम से कम एससी कम्युनिटी का है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए और पूर्वांचल को साधते हुए किस तरीके से इंडिया अलायंस अपने समीकरण साध रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चर्चा है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव भी साथ में नजर आएंगे, रैलियां हो सकता है करें, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो बहुत तरीके की बातें हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ हमेशा की तरह हमारे साथ अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, देखिए पूरा फोकस सबका मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जो 5वां फेज है उस पर पूरा फोकस है। 20 तारीख को चुनाव है और आप देखिए उसमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जो 5वें चरण में हैं, उस पर पूरा फोकस है, पूरा केंद्रित किया हो चुका है पूरा चुनाव। कांग्रेस अपना पूरा फोकस बनाए हुए अभी रायबरेली अमेठी पे पूरा वर्कफोर्स के साथ सेंट्रिक है वहां पे, लेकिन जैसे ही वहां का चुनाव खत्म होगा बाकी 6वें और 7वें चरण के लिए कांग्रेस और खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फ्री हो जाएंगे, अभी वहां से हट नहीं पा रहे हैं। तो 6वें और 7वें चरण का पूरा जो सजा हुआ माहौल वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और इंडिया अलायंस के लिए भी उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चरण है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले जो अगले चरण है वहां पे उनके लिए स्कोप है। इसलिए स्कोप है क्योंकि 2019 में बीजेपी को इसी पूर्वांचल में हार का सामना करना पड़ा था, सीटों का नुकसान हुआ था, अपेक्षित नतीजे नहीं मिले थे। तो उनको लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए स्पेस है। और उसी कड़ी में आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, आने वाले वक्त में शायद ममता बनर्जी का भी, क्योंकि उनका तो एक प्रत्याशी भी लड़ रहा है भदोही से ललितेश त्रिपाठी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार की सीमाएं सटा हुआ है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंडिया ब्लॉक के जो महत्वपूर्ण नेता हैं अब आप देखिएगा पूर्वांचल में उनके हेलीकॉप्टर और जहाज घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि एक स्कोप है इनके लिए यहाँ पे, जगह है इनके लिए यहाँ पे, और पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, 19 में चलिए मान लीजिए कि वो सपा बसपा का मजबूत गठबंधन था तो इस वजह से हार गई, लेकिन 22 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी कंपैरेटिवली जो सीटें हैं वो वहां पर समाजवादी पार्टी की बढ़ी हुई हैं और बहुजन भारतीय जनता पार्टी की सीटें 102 से घट करके 77 पे आ गई थी वो 2022 विधानसभा चुनाव में भी 22 के। हाँ। प्रशांत जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ था और 7वें चरण में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ये विधानसभा का वही 7वां चरण है जो लोकसभा का 7वां चरण है, वही बनारस और उसके आसपास का इलाका है। तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। उस चीज को कवर अप करने के लिए बीजेपी, आज प्रधानमंत्री देखिए 4 दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, 4 रैलियां उनकी उत्तर प्रदेश में। हाँ। एक के बाद तो इतना समय दिया जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस इलाके को ठीक करना है जहां पर दिक्कत 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हुई थी और 19 के भी लोकसभा चुनाव में हुई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक बात है। उस चीज को ठीक करना मुझे लगता है बीजेपी की प्राथमिकता है, तभी अपेक्षित नतीजे आ पाएंगे जो सोचा गया है। और इसीलिए जितने नेता हैं उनको पता है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे,
अरविंद केजरीवाल, तमाम और नेता धीरे धीरे करके आएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में घूमते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, मोदी जी की आज की रैलियों का आपने जिक्र किया तो मुझे लगा दो बड़ी शख्सियतों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस इलाके, और दोनों ही जगहों पर मोदी जी जा रहे हैं प्रचार करने, प्रतापगढ़ और जौनपुर। हाँ, प्रतापगढ़ में तो देखिए राजा भैया ने तो बिल्कुल न्यूट्रल अपना हाँ, न्यूट्रल गियर लगा और दिया। खबरें आ रही हैं तमाम सारे सोर्सेज से, टेलीविजन पे भी एक दो जगह सूत्रों के हवाले से खबरें ब्रेक हुई कि जो समर्थन है राजा भैया का वो इंडिया अलायंस की तरफ हो गया है। देखिए कुछ हद तक ये सही भी है, हालांकि अगर बहुत मूल में जाएंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे, तो राजा भैया अपनी जो पार्टी की राजनीति करते हैं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, उसके आसपास, अभी उनकी पार्टी इस क्षमता में नहीं कि प्रदेश में सरकार बना पाए, केंद्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाए, तो उनको उस जगह की राजनीति करनी है। उस हिसाब से वो किसी का साथ देंगे या किसी के साथ खड़े होंगे। लेकिन इंद्रजीत सरोज के साथ उनका पिछले चुनाव में कुछ एक विवाद हुआ था, उसके लेके मानहानि का एक केस भी चल रहा था, वो भी वापस ले लिया राजा भैया ने। अभी ये खबर आई है आज सुबह, तो इसका मतलब, और इंद्रजीत सरोज के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है वहां से, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सोनकर हैं, क्या नाम है उनका, विनोद सोनकर खुल करके कह रहे हैं कि भैया अब अगली बार, ये तो लोकसभा है, अगली बार विधानसभा जहां से राजा भैया जीत के आते हैं और उनके जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो उस पर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं, राजा भैया पर, बीजेपी के जो सांसद उम्मीदवार हैं। भाई दाल नहीं गली, लगातार कोशिश की गई, घर पे भी गए, मिलने गए, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, सब हो गया, उसके बावजूद विनोद सोनकर, जिनकी सीट लगभग मुश्किल से बताया जा रहा था कि अगर जीत भी होगी तो बहुत मुश्किल से होगी, राजा भैया का विरोध वहां पर देखने को मिला उनका। ठीक है, स्थानीय विरोध उनके लिए बहुत है, उनका कुछ वीडियो वायरल हुआ जमीन का, उसको लेकर के बड़ा रिएक्शन था। तो ऐसे में उनको सबका सपोर्ट चाहिए था, नहीं मिला तो एक तरीके से दाल नहीं गली, और उनको लगता अगर बीजेपी निकाल ले जाती है प्रतापगढ़, तो आप देखिएगा बीजेपी का पूरा वर्क फोर्स, पूरी ताकत इस बार हुड्डा और प्रतापगढ़ में रहेगी कि राजा भैया ने साथ नहीं दिया इस बार, अब उनका साथ बीजेपी भी नहीं देगी, ये जरूर होगा। राजा भैया न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल है नहीं वो, कहीं ना कहीं उनका भाई, आप राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका झुकाव होगा जरूर, लेकिन वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक इधर बीजेपी के साथ आएंगे तो एक कम्युनिटी को नाराज करेंगे, उधर जाएंगे तो फिर बीजेपी को आप नाराज करेंगे। लेकिन देखिए ऐसा है नहीं, लोग समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं कि राजा भैया किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो आज मोदी जी जो 4 रैलियां कर रहे हैं, इसमें लालगंज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है और प्रतापगढ़ है। जौनपुर प्रतापगढ़ की बात कर रही, लालगंज और आजमगढ़, ये वो दोनों सीटें हैं जो 2019 में बस एक तो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, और एक मेरे ख्याल से लालगंज की जो सीट थी वो बहुजन समाज पार्टी ने, संगीता आजाद ने शायद जीती थी सीट, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में। क्या अभी भी बीजेपी को लगता है कि वो सीटें मुश्किल में हैं उसके लिए, इसीलिए मोदी जी का ये बिल्कुल, आप देखिए कि उनके दौरे कहाँ हो रहे हैं। आजमगढ़, जहाँ की 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा के पास है, वो चुनाव हार गए थे, बाद में बाई इलेक्शन में जीते। इसके अलावा लालगंज, जौनपुर, उस क्षेत्र में, उस एरिया में जितनी सीटें हैं वो भाजपा का, वहां पर घोसी, ठीक है, ये सब वहां पे बीजेपी की दिक्कतें वहां पर रही हैं। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद उतरना पड़ा है। जौनपुर को उन्होंने संभाल लिया, लालगंज को कुछ हद तक संभाल लिया, घोसी में राजभर को लेके आए हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा टफ बताया जा रहा है। आजमगढ़ में मुझे लगता है कि प्रत्याशी का चयन सपा ने ठीक नहीं किया, नहीं तो वहां भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो उस क्षेत्र में बीजेपी को दिक्कतें थी, और उसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री की रैली के लिए चुना गया, आजमगढ़, लालगंज, ताकि संदेश दूर तक जाए कि इस क्षेत्र पर पूरा फोकस है, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, और पूरा एनडीए जो एकजुट है, ओम प्रकाश राजभर भी काम कर रहे हैं, उनको भी पूरी खुली छूट दी गई है वहां पे काम करने के लिए। धनंजय सिंह तो साथ खड़े ही हो गए, उनकी पत्नी ने तो गृह मंत्री से मुलाकात की, हो सकता है कि वो आप खुल करके वोट भी मांगे बीजेपी के लिए। एक सवाल और, ममता बनर्जी का जो प्रपोज्ड, या जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि ममता बनर्जी आएंगी, तेजस्वी यादव भी आएंगे, ये 2 ऐसे लीडर्स हैं जो थोड़ा बहुत ऐसा माना जाता है, ऐसा एक नैरेटिव है कि उनका मुस्लिम्स को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बंगाल में, जो वो राजनीति करती हैं उसको लेकर के, और बिहार में चाहे लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं। ये जो इलाका है 6ठे और 7वें चरण वाला, खास तौर पर वो एक टाइम पे कहेंगे कि कौमी एकता दल, मुख्तार अंसारी की पार्टी, और ये जो बड़े बाहुबली नेता थे मुस्लिम्स खास तौर पर,
इनको कहीं ना कहीं क्या मुस्लिम्स को साधने के लिए इस तरीके से इंडिया अलायंस ने ऐसे नेताओं को उनके कार्यक्रम डिजाइन किए होंगे? देखिए, उस क्षेत्र में अपोजिशन के पास स्कोप है, इसीलिए लगातार दौरे हो रहे हैं। भाई, टीएमसी ने क्यों अपना प्रत्याशी उतारा उत्तर प्रदेश में, अगर कोई ऐसी संभावना नहीं थी? तृणमूल की तरफ से मथुरा में भी एक बार विधानसभा सीट हाल में ये भी जीती गई थी। तो तृणमूल कांग्रेस के पास अलग अलग जगहों पे जहां पे उनका वोट शेयर है, जहां पे उनके लोग हैं, संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का दौरा संभावित हो सकता है, क्योंकि आखिरी चरण में हो सकता है वो दिखाई दें। और मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वो पूरा इलाका सटा हुआ गेटवे ऑफ बिहार है, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया आसपास। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वहां पर और प्रत्याशियों का चयन भी उस हिसाब से किया गया है कि वो कॉम्बिनेशन लाया गया है कि टीएमसी का या आरजेडी का काडर वोट प्लस उस प्रत्याशी का अपना वोट शेयर। मसलन ललितेश पति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री के पोते, हाँ, ठीक है, उनका उस क्षेत्र में जनाधार है, समण कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, प्लस उनके साथ अगर टीएमसी का वोट शेयर जुड़ता है, इंडिया गठबंधन उसमें समाजवादी पार्टी क्योंकि ज्वाइन अखिलेश नहीं कराई थी 2021 में, आपको याद होगा वो तस्वीरें। तो सपा और कांग्रेस का अगर सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के पूर्वांचल में अब चारों तरफ से जो सियासी शतरंज है वो बिछ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक तरफ, योगी आदित्यनाथ हैं, जातीय समीकरणों को देखें तो डॉक्टर संजय निषाद हैं, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं। इंडिया अलायंस की तरफ आएंगे तो बिहार से तेजस्वी यादव, बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस तो उनके साथ है ही। तो इस तरीके की कुछ चौसर हमें नजर आती है, लेकिन ये चौसर काम कितना करेगी ये 4 जून के बाद या 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसके समीकरणों में कितना दम था। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए लिख करके। और अगर ये वीडियो हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।